स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 2 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने लॉ ऑफ मोशन में डेरिवेशन ऑफ फोर्स बताया था, या आप कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ फोर्स बताया था। एक्चुअली क्या था कि सेकेंड पार्ट में ही मुझे मोमेंटम को डिस्कस करना था, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो थी उसमें दोनों बातों का डिस्कशन था। फर्स्ट तो क्वांटिटी ऑफ फोर्स, फोर्स की कितनी क्वांटिटी होती है, जिसमें हमने डिराइव किया था F=m में, और दूसरा उसी में हमको लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करना था, कितना था लीनियर मोमेंटम। लेकिन शायद कोई लास्ट में जाकर के कोई एक नेटवर्क इशू हमको लग रहा किसी तरह का हुआ, जिसके वजह से मेरी वीडियो ऑफ हो गई, और लीनियर मोमेंटम को मैं डिस्कस करती उसके पहले ये वीडियो ऑफ हो गया था, और मैंने उतना ही जितना वीडियो बना था उतना ही मैंने अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम के लिए मुझे अगला पार्ट 3 बनाना पड़ गया। तो चलिए देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या है। तो आप इसको समझिएगा, ये अलग से कोई थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही पढ़ रहे हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ही उस वीडियो के कंप्लीट न होने की वजह से, पार्ट 2 के या कह सकते हैं सेकेंड लॉ के कंप्लीट न होने की वजह से मुझे इसका पार्ट 3 बनाना पड़ा, जिसमें हम कह सकते हैं जो डिस्कशन बच गया था सेकेंड लॉ में उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताया क्या गया था, फर्स्ट तो क्वांटिटी ऑफ फोर्स था, जिसको मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया था, और उसी में हमें बताया गया था लीनियर मोमेंटम क्या होती है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये दोनों बातों को डिस्कस करता है, एक तो F=ma और दूसरी चीज़ लीनियर मोमेंटम। अभी हम देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या है। लीनियर मोमेंटम के लिए 2-3 बातों को आप समझिए। पहली चीज़, लीनियर मोमेंटम डिफाइंड होता है उस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट मोशन फॉर्म में होता है। मतलब आप कह सकते हो रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए लीनियर मोमेंटम की वैल्यू नहीं होती है, 0 होती है। लीनियर मोमेंटम हमेशा एक मोशन ऑब्जेक्ट के लिए ही डिफाइंड होता है। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। पहले तो आप देखिए लीनियर मोमेंटम होता क्या है। अगर हम लीनियर मोमेंटम के डिफिनीशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द लीनियर मोमेंटम, क्या होती है लीनियर मोमेंटम, तो एक लाइन में हम डिफाइन कर सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का अगर आप लीनियर मोमेंटम देखते हो, इज किसके इक्वल होता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, उसके खुद के मास, एंड और किसके इक्वल होता है, और उसकी वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो अगर हम डिस्कस करें तो लीनियर मोमेंटम का एक छोटा सा ये डिफिनीशन हुआ, जैसे इसको हम समझ लें। लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, और लीनियर मोमेंटम इक्वल टू बॉडी के मास को देखते हैं कितना मास है, और साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी को देखते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है। तुमने डिफिनीशन क्या लिखा, लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, तो दिया है कि वो किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के बीच में, यहाँ प्रोडक्ट का साइन है, मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के बीच में हमने ये प्रोडक्ट का साइन लगाया। ये लीनियर मोमेंटम का एक डिफिनीशन बनता है। मतलब अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर m है, उस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है और उसकी वेलोसिटी अगर v है, हमसे पूछ दिया जाए लीनियर मोमेंटम कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, P=mv। इसी को हम दूसरे तरीके से देखें, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है और उसकी वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकेंड है, तो हमसे पूछ दिया जाए इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, तो 2 × 1 हम कितना बोलेंगे, 2। तो ये इसका लीनियर मोमेंटम होगा। यूनिट पे मान लीजिए भी हम डिस्कस करेंगे, क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड, सेकेंड टू द पावर -1। तो ये उसकी लीनियर मोमेंटम हो गई। मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेते हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर मोमेंटम को। चलिए कुछ और देखते हैं लीनियर मोमेंटम को लेकर के, कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, समझते हैं। अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं डेट P की, तो P= हमने क्या पढ़ लिया, m×v पढ़ लिया। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। अगर हम समझे पहले इसके लिए कि कैसी कैसी क्वांटिटी होती है, तो फर्स्ट तो समझें कि ये किस तरह की क्वांटिटी होती है। तो अगर हम इसके क्वांटिटी की बात करते हैं
तो लीनियर मोमेंटम क्वांटिटी कैसी होती है, तो याद रखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। और किसी वेक्टर में किसी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो कैसी होती है, वेक्टर होती है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होता है पी का, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। तो ये हमारे पास तो क्वांटिटी की बात हो गई कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरा हम बात कर लेते हैं यूनिट की। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो दो यूनिट हमारे सामने आता है, पहला तो SI आता है और दूसरी यूनिट हमारे सामने कौन सी आती है, CGS आती है। दोनों पे डिस्कस कर लेते हैं। SI देखते हैं तो P इक्वल टू क्या है, MV है। SI में आप जानते हो कि M को kg से और V वेलोसिटी होता है तो मीटर सेकेंड टू द पावर -1 हो जाती है। और CGS में यही kg हमारा ग्राम बन जाता है, मीटर सेंटीमीटर हो जाता है और सेकेंड टू द पावर -1 होता है। मैंने फिजिकल मेजरमेंट में, मेरे ही इस चैनल पे आपको फिजिकल मेजरमेंट एक मिलेगा, क्लास मैंने लिया है शायद क्लास 2 या 4 पार्ट, फिजिकल मेजरमेंट के 2 या 4 पार्ट में आप देखेंगे तो मैंने वहाँ पे यूनिट पे डिस्कस किया है, सिस्टम ऑफ यूनिट हमने वहाँ पे डिराइव किया है। आप एक बार उसे विजिट करिए, आपको यूनिट के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने यूनिट को बता दिया कि इसके यूनिट दो तरह की यूनिट होती है, kg मीटर सेकेंड टू द पावर -1 या फिर ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -1। ये तो यूनिट की इसकी बात हो गई। तो अगर लीनियर मोमेंटम में हमने क्वांटिटी देख लिया, यूनिट देख लिया, वैल्यू देख लिया, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो गया। अब ये समझते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्यों, मोशन किसी बॉडी में जब मोशन होता है तो उसी के लिए क्यों डिफाइंड होती है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, इसका मास कुछ भी हो, m मास है। अगर आप मोमेंटम की बात करते हो तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मास और वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है, तो p की वैल्यू क्या होगा, 0। मतलब किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम क्या होता है, 0 होता है। ये हमेशा किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड होता है, तो ये हमेशा डिफाइंड होता है मोशन ऑब्जेक्ट के लिए। डायरेक्शन हमने आपको बता दिया कि इसका डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का। मतलब कह सकते हैं आप डायरेक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में ये होता है, तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, जिस डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी का जो भी मोशन का डायरेक्शन होगा उसके डायरेक्शन में ये हमेशा उसकी डायरेक्शन को देखी जाएगी। लीनियर मोमेंटम बहुत कह सकते हैं ना कि एक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है। हालांकि 9th में लीनियर मोमेंटम को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया, बहुत डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन क्लास 11th में लीनियर मोमेंटम को आपको डीप में पढ़ने को मिलेगा। इसी वजह से मैंने क्लास 9th में उतना ही हम बता रहे हैं जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वरना इस लीनियर मोमेंटम पर अगर हम डिस्कस करें तो ये काफ़ी लेंदी और काफ़ी डीप टॉपिक होती, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं ये टॉपिक होती है। अब चलते हैं दूसरे नए कॉन्सेप्ट पे, वो हमारा क्या है, चेंज ऑफ। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसमें चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को, थोड़ा इसको समझ लिया जाए। तो हम लोग नया टॉपिक देखते हैं अब इसमें, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम की चेंजिंग को देखते हैं। चेंज के लिए आप जानते हो, चेंज वर्ड के लिए आप डेल्टा का यूज करते हो, मोमेंटम के लिए आप किसका यूज करते हो, p का। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा p। एक बॉडी के मोमेंटम में किस तरह की चेंजिंग होती है उसके चेंजिंग को हमको निकालना है, और बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही आसानी से इसको निकाल लेंगे, सिंपल सा है। देखते हैं, एक हमारे पास कंसीडर करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पर हमने कुछ कंसीडर किया, हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। जस्ट मैम थोड़ा देखिएगा इसको, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा थोड़ा। हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ कंसीडर किया, इस ऑब्जेक्ट का मास हमने कितना रखा, m रखा। तो और फिर एक अभी डायग्राम यहाँ बनाते हैं, बताते हैं क्या है, सेम वही ऑब्जेक्ट है, उसी मास का वैसा ही है। समझा रहे हैं कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी हमारी कितनी है, u। इनिशियल शुरुआत में इसकी वेलोसिटी u है। इसके ऊपर फोर्स वगैरह जो भी अप्लाई हुआ होगा, बाद में इसने अपनी पोजीशन को, अपनी वेलोसिटी को चेंज किया और इसकी वेलोसिटी हो गई v। चूँकि मास में तो चेंजिंग आएगी नहीं फोर्स वगैरह लगाने से, तो इसका मास हमारा कितना है, m है। अगर हम इनिशियल यहाँ पे p इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग।
अगर P फाइनल की बात करें बाद में क्या हो गया, तो मास इनटू वेलोसिटी, वही डिफिनीशन हमने बनाया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको निकालना है चेंज ऑफ मोमेंटम, तो बात को समझिएगा, चेंज निकालने के लिए कितना चेंजिंग हुआ हम किससे कंपेयर करेंगे कि फाइनल क्या था और इनिशियल क्या रहा होगा। हमने कह दिया कि हाफ ईयरली में मेरा आया 60%, फाइनल में आ गया 80%, कितना चेंजिंग हुआ, तो कितना चेंजिंग हुआ 20% हम इंक्रीज कर गए। तो फाइनल में से हमने क्या किया, इनिशियल को माइनस किया। फाइनल वैल्यू हमारी कितनी थी, mv, इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी थी, mu, फाइनल माइनस इनिशियल किया। हमने सॉल्व किया तो क्या आया, डेल्टा p इक्वल टू mv, हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो डेल्टा p इक्वल टू m, और ये बचा v माइनस u। v माइनस यू का मतलब क्या हुआ, चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, डेल्टा p इक्वल टू m तो रहा, ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम किस बात पे डिपेंड करता है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड करता है कि बॉडी का मास कितना है, वो तो जो है सो है, उसकी वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग हो रही है। आप देख रहे हो मोमेंटम की चेंजिंग, मोमेंटम किस पे डिपेंड करा था, मास पे डिपेंड करा, मास किसी बॉडी की कांस्टेंट बनी रहती है। मतलब फाइनली आप किस पे लेंगे, मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड अपॉन चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जितना ज़्यादा चेंज करती है, हम कहते हैं उसकी मोमेंटम क्या हो रही है, उतना ही ज़्यादा चेंज कर रही है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है चेंज ऑफ मोमेंटम का। एक आगे देखते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम के बाद एक और टॉपिक हमारी रह जाती है, उसको भी समझ लेते हैं। हमारा रहता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको भी समझ लिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, तो अभी आपने देखा यहाँ पर हमने रेट ऑफ मोमेंट, अभी चेंज ऑफ मोमेंटम हमने निकाला था कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, अभी जस्ट हमने इस चीज़ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, बाद में यही ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हम दिखा रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी u, बाद में कितनी हो गई, तो फोर्स वगैरह लगा होगा v हो गई होगी, या तो v हो सकता है ज़्यादा हो या v कम हो, तो v बाद में वेलोसिटी हो गई। मास m था, अभी भी मास क्या है, m है। अगर हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला, जैसा अभी पीछे जस्ट अभी पढ़ाए हैं, तो क्या होगा mu, फाइनल निकाला तो क्या होगा mv। अगर हमने कहा कि दोनों की मोमेंटम कितना चेंजिंग हुआ, तो डेल्टा p इक्वल टू क्या करेंगे, pf माइनस pi, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल की वैल्यू हमारी कितनी है, अगर हम देखते हैं तो फाइनल की वैल्यू हमारी कितनी थी mv, इनिशियल कितनी है, तो अभी जस्ट पढ़ा mu। कितना आया टोटल वैल्यू, तो आया m, और ये कितना हो गया v माइनस यू। आप इसको चाहो तो डेल्टा v लिख सकते हो, तो डेल्टा p। अब डेल्टा p इक्वल टू हमारे पास मिला क्या m, और ये हो गया v माइनस यू। अब हेडिंग पे आप चाहिए, रेट की बात की गई है। रेट का मतलब फिजिक्स में क्या हुआ, टाइम से, रेट को हम टाइम से लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। अब आपको किसकी ज़रूरत है, रेट ऑफ मोमेंटम की ज़रूरत है। और अगर आपको रेट ऑफ मोमेंटम की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट लाएंगे तो क्या करेंगे, डेल्टा टी। इधर में तब उधर अगर आप डिवाइड करते हैं तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया आपका चेंज, ये वर्ड हम ये हमने किसका क्या यूज किया, चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बात हुआ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये हमने किसके लिए लगा दिया, ये हमने लगा दिया रेट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये वैल्यू आ गई। अब ये m रहा, ये एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, तो ये फार्मूला आपके कॉन्सेप्ट में रहा होगा। अगर हम चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल की बात करते हैं, तो थोड़ा अपना पुराना याद करिए कि चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इक्वल टू क्या होता था, एक्सेलरेशन। यह एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, और कुछ नया ये आप नहीं पढ़ रहे होंगे, एक्सेलरेशन आप जानते हो। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये दोनों को मिला दिया तो एक्सेलरेशन हुआ। मतलब डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इक्वल टू हमने क्या पढ़ लिया, ma। और जस्ट अभी हमने पार्ट 2 में आपको बताया, क्वांटिटी ऑफ फोर्स में बताया था। पार्ट 2 अगर हम लेकर चलते हैं और क्वांटिटी ऑफ फोर्स देखते हैं, तो उसमें हमने बताया था फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma।
मतलब हमको क्या मिला, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू फार्मूला क्या मिला, एम ए। दिस इज ए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आपको एकदम ध्यान पे रखना पड़ेगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स के लिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, ये किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। एक बार हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये वैल्यू फोर्स की इक्वल होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये कई बार ये पूछा भी जाता है कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम ना, तो फोर्स और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन होती है, इंपॉर्टेंट से टॉपिक होती है। इसको थोड़ा सा हम लोग को समझते हुए चलना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते समझते चलते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। हमने क्या बताया, डेल्टा पी, इसको एक सेकेंड हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, समझिएगा। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू हमने आपको क्या बताया, फोर्स बताया। अब देखिए कैसे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी किसके इक्वल, हमारा फोर्स के इक्वल हुआ। इसको थोड़ा सा आप समझिए, जस्ट मिनट, हाँ जी, आप इसको थोड़ा सा समझिए। चेंज ऑफ मोमेंटम इस बात पे डिपेंड करता है कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हमने ये कह दिया कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, दूसरा ऑब्जेक्ट या हम इस m की कुछ वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 2 kg का ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी हमारी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। इसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हमको, यही 2 kg का ऑब्जेक्ट है लेकिन इसकी वेलोसिटी को हमको करना है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg, इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, और सेम ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास है 2 kg, इसकी वेलोसिटी को हमको करना है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हमसे पूछ दिया जाए किसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आपने पढ़ा है एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एसिलेशन ऑफ, एसिलेशन का मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज करना होगा वहाँ ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ वेलोसिटी क्या करना है, ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो जाहिर सी बात है पहले केस में अगर आप फोर्स F1 लगाते हो, दूसरे फोर्स F2 लगाते हो, तो F2 में आपको कम वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, F1 में ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, तो F1 इज ग्रेटर देन F2। ये सिंपल सी बात है। और अगर वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी में चेंजिंग आता है तो इसका मोमेंटम आप निकालोगे तो क्या आएगा, 2 × 1 मतलब 2, इसका मोमेंटम आप निकालोगे तो क्या आएगा, 2 × 4 मतलब 8, इसका मोमेंटम 2, इसका मोमेंटम 8। चेंज ऑफ मोमेंटम कहाँ ज़्यादा दिख रही है, 2 से 8 हुआ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा पी यहाँ कितने का हुआ, 6 का, 8 से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पर आते हैं। मोमेंटम 2 × 1 इक्वल टू 2, मोमेंटम 2 × 2 इक्वल टू 4। यहाँ पर अगर आप चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हो तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है, 4 - 2 2 मिलती है। यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम 2, यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम 6। मतलब जहाँ पर आपको ज़्यादा मोमेंटम की वैल्यू चेंज करनी है वहाँ पे आपको फोर्स क्या करना पड़ा है, ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। तो फोर्स अगर आप ज़्यादा लगाते हो तो आपकी मोमेंटम में चेंजिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फोर्स ज़्यादा लगाने पर मोमेंटम में चेंजिंग ज़्यादा होती है। और ऐसे हम टाइम के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। टाइम जितना ज़्यादा हम लेते हैं, इसको भी आप समझिए। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ था, और अगर आपने ये समझ लिया कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो अगला टॉपिक हम समझते हैं कि कैसे एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होते हैं। इसको समझते हैं। इसको आई थिंक हमको लगा आप समझ गए हो कि अगर वेलोसिटी को ज़्यादा इंक्रीज करना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम में क्या होगी, ज़्यादा चेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि मोमेंटम भी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो हम ज़्यादा फोर्स लगा करके मोमेंटम को ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हुआ। टाइम से आप समझिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो लेकिन बहुत लंबे टाइम तक फोर्स लगाते हो, धीरे धीरे लंबे टाइम तक फोर्स लगाते हो, या टाइम अगर ज़्यादा आप ले लेते हो तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स आप देखते हो कम काम करता है, कम फोर्स लगता है। जैसे हम कह दें कि एक हमारे पास, हम जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि ये हमारा छत है, और छत पर ये हमने क्या कर दिया है, ये हमने ले लिया है कई लेयर का, ये हमने एक गद्दा टाइप का लगा दिया है।
यहाँ से कोई बच्चा अगर गिरता हो, नीचे गद्दा होता है, तो जब इस पर वो गिरता है तो उस पर धीरे 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 फोर्स लगता है और यहाँ आता है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको काफ़ी लंबा टाइम लगता है, क्योंकि बीच में हमने क्या कर दिया, इस तरह से कई गद्दे लगा दिए हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। इस वजह से इस बच्चे को चोट कम लगती, फोर्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर फोर्स हमारा डाउन हो जाता है, क्योंकि टाइम हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो टाइम के इंक्रीज करने से फोर्स की वैल्यू डाउन हो जाती है, बच्चे को चोट नहीं लगती है। लेकिन अगर आप सोचिए यही छत से बच्चा गिरता है और नीचे आपका डायरेक्ट फोर्स होता है, तो क्या होगा, बच्चा गिरेगा, डायरेक्ट फोर्स पे आएगा, और अगर वो डायरेक्ट फोर्स पे आएगा तो टाइम उसको क्या लगेगा, कम लगेगा, और बच्चे को फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो हम ये देखते हैं कि टाइम ज़्यादा दे दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टाइम आप कम करते हो तो फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा वर्क करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फोर्स का टाइम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का और मोमेंटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो आपको, हमको लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। न्यूटन का ये सेकेंड लॉ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। न्यूटन ने सेकेंड लॉ में किस चीज़ को बताया था, न्यूटन ने सेकेंड लॉ में मोमेंटम पे जिक्र किया था और बताया था द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को उन्होंने क्लियर किया था। मोमेंटम का स्केलर, वेक्टर वगैरह हमने सब बता दिया है। चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंटम भी हमने बता दिया। मोमेंटम का फोर्स के साथ क्या रिलेशनशिप होती है ये भी हमने बता दिया है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा डन होता है, कंप्लीट होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको आप बहुत सीरियसली देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ इसी के साथ हमारे डन होते हैं, और बचते हैं लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, जाते जाते इतना हम बता दें, एक बार आपको रिमाइंड करवा दें। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में व्हाट इज फोर्स बताया गया, जिसमें हमने इनर्शिया और इनर्शिया के साथ साथ फोर्स क्या होता है उसको जाना। न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमने मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, और साथ ही साथ हमने ये जाना रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, और साथ ही साथ हमने ये जाना कि क्वांटिटी ऑफ फोर्स क्या होती है। और थर्ड लॉ में हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। मतलब क्या समझ रहे हैं, घुमा फिरा के हम पढ़ रहे हैं तीनों लॉ में फोर्स को ही पढ़ रहे हैं, बस हमारे पढ़ने के जो अलग अलग, हम उसके अलग अलग कह सकते हैं पार्ट को देख पा रहे हैं, फोर्स के अलग अलग कंडीशन को देख पा रहे हैं, लेकिन मिलाकर हम पढ़ रहे हैं फोर्स को ही। तो इस तरह से सेकेंड लॉ तक हमारे डन होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हैं। तब तक के लिए यही कह सकते हैं कि थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।